सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जैसा कि आपको बता दें कि जो पीजीटी की टीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसकी हम इस समय तैयारी करवा रहे हैं। तो पीछे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2000 से लेके 2021 तक, उन सब क्वेश्चनों को सबसे पहले हम हल करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं। आज जो हम हल कराने जा रहे हैं, यानी कि जो पीजीटी का क्वेश्चन पेपर आया था 2000 में, उसको आज हम हल करेंगे। 2000 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 100 ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 100 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे उस समय में। देखिए, अभ्यर्थी को 100 प्रश्न के उत्तर देने हैं। ठीक है, चौथे पॉइंट पे, और 425 नंबर का होता था ये। तो देखते हैं 2000 में जो वैकेंसी आई थी उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चन आए थे। पहले क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन एक सामाजिक संस्था है। ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, विवाह और सहकारी संस्था। तो विवाह एक क्या है, सामाजिक संस्था है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक संस्थाएं आग बर्न और निम्नकॉफ के अनुसार सामाजिक संस्था संगठित और निश्चित विधियां हैं जो मानव की आधारभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। इसके अलावा देख सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं सामाजिक संस्था, जैसे परिवार आ जाएगा, जाति आ जाएगी, विवाह। ठीक है, ये सब क्या है, सामाजिक संस्था। कौन सा, परिवार आ जाएगा, जाति और विवाह। इन तीनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया था। 2 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था उसमें ये पूछा था कि प्रसार में किस प्रकार का संपर्क सर्वाधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, जो प्रसार होता है तो उसमें किस प्रकार का संपर्क जो करते हैं सबसे प्रभावशाली होता है। सामुदायिक संपर्क, व्यक्तिगत संपर्क या समूह संपर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर था व्यक्तिगत संपर्क जो होता है वो सबसे प्रभावशाली होता है, यानी कि सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था उसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यानी कि पूछा था दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है। दृश्य सामग्री यानी कि देखने वाला, श्रव्य दृश्य दोनों यानी देखने और सुनने वाला दोनों, या श्रव्य सामग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर था, यानी कि दूरदर्शन वगैरह जो भी होते हैं, फिल्म है, दूरदर्शन है, ड्रामा है, फिल्म पट्टी है, फिल्म स्लाइड है, ये सब क्या है, ये सब किस में आ जाएंगे, दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि दृश्य श्रव्य सामग्री में कौन से आ जाएंगे, फिल्म आ जाएगा, दूरदर्शन, ड्रामा, फिल्म पट्टी और फिल्म स्लाइड। ठीक है, ये सब दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों में आएंगे। ठीक है, उसके बाद श्रव्य सामग्री में रेडियो आ जाएगा और टेलीफोन। ठीक है, जिससे हम सिर्फ सुन सकते हैं। और उसके बाद बात कर लेते हैं दृश्य, यानी कि जिसे हम देखते हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री में कौन, फोटोग्राफ, पोस्टर, श्यामपट, फ्लैश कार्ड, ठीक है, और सूचना पट, चार्ट, ग्राफ, कठपुतली, ये सब जितने भी आते हैं ये विजुअल एड्स हैं। ठीक है, दृश्य सामग्री हैं, यानी कि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, दृश्य से श्रव्य दृश्य दोनों में से पूछ सकता है। इसमें से क्वेश्चन बहुत अधिक मात्रा में आने के चांस रहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा था वो पूछा था कि राष्ट्रीय प्रसार, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था राष्ट्रीय प्रसार सेवाएं शुभारंभ होने का वर्ष क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर था कि 1953 में शुभारंभ किया गया था। ठीक है, जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर इसकी तारीख पूछ लेगा तो यहाँ पे तारीख भी आप याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत कब की गई थी, 2 अक्टूबर 1953 को की गई थी। ठीक है, इन सब बातों को आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था वो पूछा था कि युवक मंगल दल युवा संगठन है भारत का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, नेपाल का। ठीक है, आपको बताना है युवक मंगल दल युवा संगठन जो है ये कहाँ का है। तो ये करेक्ट आंसर इसका था, यानी कि भारत
ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। यहाँ पे देख सकते हैं भारत का युवा संगठन है। सन 1951 ईस्वी में शिमला संयुक्त राष्ट्रों द्वारा जो गोष्ठी की गई थी इस दृष्टिकोण से पर्याप्त बल दिया गया था। देश के हित में यह सोचा गया कि इस प्रकार के एक युवक मंगल दल संस्था का संगठन किया जाए जिसका उद्देश्य काम करके सीखना था। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि युवक मंगल दल युवा संगठन जो था उसका सिद्धांत क्या था, यानी कि उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इसका उद्देश्य हो जाएगा काम करके सीखना। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6 उस समय जो आया था, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इसके जानते ही हैं कौन थे, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रीय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में पंचवर्षीय योजनाओं के चलते हुए किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पे इस पॉइंट को आपको उठा लेना है कि योजना आयोग का स्थापना कब हुई थी, 1950 में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी, 1951 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर जो 7 आया था उस समय काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। पूछा था लेखपाल सचिव होता है भूमि प्रबंधक समिति का, ग्राम पंचायत का, या न्याय पंचायत का, या विकासखंड का। तो जो लेखपाल होता है, सचिव जो होता है, वो विकासखंड पंचायत का होता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा था कि चरी बरसीम धान मटर फसल चक्र लगाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है, 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था यानी कि 2। शस्य योजना के अंतर्गत जितने वर्ष का फसल चक्र होता है लागू करने के लिए फार्म पर उतने ही खेतों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा था निम्नलिखित में सूचक पौधा कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सूचक पौधा है। तो इसमें से गोभी ये एक सूचक पौधा हो जाएगा। कैसे, सूचक फसल कुछ पौधों में किसी तत्व या विशेष की कमी को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, या उन्हें देखकर तत्व की कमी का पहचान होती है कि कौन से पोषक तत्व की कमी होती है, या जैसे तो सूचक पौधा गोभी हो गया। तो ऐसे पौधों को सूचक पौधे कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि उदाहरण है, जैसे नाइट्रोजन कैल्शियम आयरन की अगर कमी होगी तो फूल गोभी पात गोभी के इसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, लक्षण दिखाएं या सूचना ये दे देते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कैल्शियम और आयरन तत्व की कमी है। और उसके बाद बात कर लेते हैं फास्फोरस की अगर कमी होगी। फास्फोरस का सूचक पौधा कौन सा, तोरिया हो जाएगा। ठीक है, पोटेशियम और मैग्नीशियम का सूचक प्लांट अगर पूछ लेगा तो चुकंदर होगा। अगर मैग्नीशियम का सूचक पौधा पूछ लेगा तो चुकंदर और जई हो जाएगा। अगर बोरान तत्व की कमी है तो किस पे सबसे पहले दिखाई देंगे, सूरजमुखी संकेत करेगा कि इसमें बोरान तत्व की कमी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या आया था। क्वेश्चन नंबर जो 10 आया था वो पूछा गया था कि दाना हेतु ज्वार का प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है, 12 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 22 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया था यानी कि 12 किलोग्राम जो है ये दाना हेतु ज्वार प्रति हेक्टेयर बीज दर काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दाना हेतु ज्वार जो है बीज दर 12 से 15 किलोग्राम लेते हैं, जबकि चारे के लिए कितना लेते हैं, 30 से 35 किलोग्राम लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि जब भूमि का ढलान अधिकतर ऊंची नीची हो जाए तो सिंचाई का कौन सा तरीका अधिकतम क्षमतावान होता है, सतह तरीका, छिड़काव तरीका, भूमि के अंदर पानी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 11 का सेकंड वाला। ठीक है, इसका सेकंड आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि छिड़काव तरीके से इसका क्षमतावान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो आया था वो पूछ रहा है कि छिड़काव सिंचाई की विधि में डिजाइन जलापूर्ति के लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर था पौधे की ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए।
सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर था। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है। छिड़काव सिंचाई विधि में पानी की बौछार या वर्षा या फुहारा के रूप में पौधों के ऊपर डाला जाता है, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। 13 नंबर जो क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किस एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं धान में हमेशा पानी ठहरे रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मक्का और बाजरा चाय में अगर पानी रुक रहा है तो इसके लिए फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न उपकरणों में से कौन सा उपकरण सिंचाई संबंधित कार्य में नहीं लाया जाता है। फावड़ा हो गया, खुरपी हो गया, कल्टीवेटर हो गया और समतल करने वाला पाटा हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर था यानी कि कल्टीवेटर। कल्टीवेटर के बारे में जानते हैं, ये सिंचाई संबंधित कार्य में प्रयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। बाकी फावड़ा आप सिंचाई करते हैं तभी लेके जाते हैं, खुरपी से भी पानी को इधर इधर फैलाने का काम, समतल करने वाला पाटा भी उसका भी पानी में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कल्टीवेटर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था कि श्री F.L. ब्रायनी ने निम्नलिखित में से किस परियोजना का शुभारंभ किया था। गुड़गांव अग्रगामी परियोजना, इटावा अग्रगामी परियोजना, श्री निकेतन या जमुना पार पुनर्निर्माण योजना। तो इसका करेक्ट आंसर था कि फर्स्ट वाला गुड़गांव अग्रगामी परियोजना, ठीक है। इनके बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्री F. ब्रायनी ने गुड़गांव जिले में डिप्टी कमिश्नर का पद सन 1920 में ग्रहण किया और M.R. ब्रायनी वहाँ की जनता की दयनीय आशा, अज्ञानता और इत्यादि बातों को बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने अनुभव किया कि पदाधिकारियों का यह कर्तव्य है कि इन गरीब लोगों को उन्नति की ओर ध्यान दें, ठीक है। इस विचार से प्रेरित होकर F.L. ब्रायनी ने 1920 में एक विकास योजना चलाई जो गुड़गांव परियोजना के नाम से प्रसिद्ध हुई। कब चलाई थी? 1920 में, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि सामुदायिक विकास योजना का शुभारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से। तो इसका करेक्ट आंसर जो था यानी कि 3 नंबर करेक्ट योजना था, ठीक है। देख लेते हैं 3 नंबर क्या था। ठीक है, ये चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। और ये 2 अक्टूबर 1952 को चलाया गया था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1952 को ये योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा, ये याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 17 जो पूछा था पोस्टर शिक्षण सामग्री है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री, यानी कि सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर था। इसके अलावा देख सकते हैं पोस्टर के अलावा कौन कौन से हो सकते हैं। पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, फोटोग्राफ, बोर्ड हो गया। ये सब अगर तीनों ऑप्शन इसके अलावा पूछ रहा है इसमें, यानी कि चार्ट पूछ सकता है, फोटोग्राफ पूछ सकता है, पोस्टर पूछ सकता है, ठीक है। ये सब क्या है? नॉन प्रोजेक्टेड दृश्य सामग्री है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, चलिए देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के किस सिद्धांत पर आधारित था। देखो और विश्वास करो, करके सीखो, आत्मनिर्भर बनो, समय की मदद करो। अभी पीछे थे कि पीछे हम बताए हैं परिणाम प्रदर्शन प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, करके सीखो, यानी कि सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा था कि समूह बनता है, ठीक है। आपको बताना समूह बनता है 2 या 2 से अधिक लोगों से, ठीक है। ये करेक्ट आंसर था, यानी कि समूह में मनुष्यों की अधिकाधिक संख्या कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, ठीक है। 2 या 2 से अधिक हो सकती है, एक व्यक्ति नहीं हो सकता, सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति, ये सब नहीं है। यानी कि 1 से लेकर 20 तक हो सकते हैं, अधिकतम 20 हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं होता। उसको क्या कहते हैं? समूह कहा जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 परिवार है। आपको बताना परिवार क्या है। विशिष्ट परियोजनात्मक बना समूह है, प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है या औपचारिक समूह है, ठीक है। तो परिवार क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि द्वितीयक समूह है, ठीक है।
सेकंड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन एकदम परिवार एक प्राथमिक समूह है, ठीक है, सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा था कि वायु का वेग मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर था कि एनीमोमीटर द्वारा क्या नापते हैं, एनीमोमीटर नामक यंत्र से वायु की शक्ति और वेग को मापा जाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर था। विभिन्न देशों की बीज प्रशिक्षण विधियों में समानता लाने के उद्देश्य से 1921 में अंतर्राष्ट्रीय बीज परिषद संघ की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ पर 21 नहीं दिया होगा, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 20 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा था इनमें से कौन सा फार्मर सीड है, ठीक है, आपको बताना कौन सा फार्मर सीड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए नाभिकीय बीज है, प्रजनक बीज है, आधारीय बीज है या प्रमाणित बीज है। तो जो प्रमाणित बीज होता है उसको फार्मर सीड बोला जाता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था 24 नंबर, बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, ठीक है, आपको कोई भी सीड भंडारित कर रहे हैं तो उसमें आपको बताना था कि कितने प्रतिशत तक उसके नमी होनी चाहिए उसको भंडारित करने के लिए, ठीक है। पहला ऑप्शन है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। हमको नमी कितनी चाहिए, 10 से लेके 11% चाहिए या 7 से लेके 10% चाहिए, ठीक है, इतनी नमी की आवश्यकता होती है। तो इसमें से जान लीजिए कोई नहीं है, या अगर लगाना चाहते हैं तो ए ऑप्शन लगा सकते हैं 10 से 15, लेकिन 15 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो 15 तक नहीं रख सकते हैं इसको, 7 से 10 तक इसको भंडारित करने के लिए रख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटीन संश्लेषण की कोशिका में स्थान है किसका, लाइसोसोम का, राइबोसोम का या पेरोक्सीसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इन चारों में से बताइए। काफ़ी बार हम देखे हैं इस क्वेश्चन को रिपीट होते हुए, बार बार रिपीट हुआ है। तो पीछे जो हम वीडियो बनाए हैं हल करवाएं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, कि प्रोटीन संश्लेषण की कोशिका में स्थान क्या है। तो राइबोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकेंड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा था सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से या कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड या प्रोटीन से। तो जानते हैं सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा था प्रकाश संश्लेषण अधिक है नारंगी में, हरे रंग में या नीले लाल में या पीले में। तो प्रकाश संश्लेषण जो सबसे अधिक होता है या नीले लाल में होता है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर पूछा था 28, प्रकाश संश्लेषण में सर्वप्रथम कौन सा स्टेबल यानी कि टिकाऊ इंटरमीडिएट पदार्थ बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर था यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट था। क्योंकि यहाँ पूछ रहा प्रकाश संश्लेषण की कैल्विक चक्र यानी कि C3 पौधे में प्रथम स्नर दृश्य यानी कि फास्फोग्लिसरिक एसिड जिसको PGA के नाम से जानते हैं ये बनता है प्रथम उत्पाद, ठीक है। जबकि अगर यही पूछ लेता कि C4 पौधे में, C4 पौधे में प्रथम उत्पाद जो बनता है ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप दोनों याद रखें कि C3 का अगर पूछ रहा है तो फास्फोग्लिसरिक एसिड PGA बनता है प्रथम उत्पाद, जबकि सेकंड में C4 में क्या बनता है ऑक्जेलो एसीटेट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है पौधों में स्टोमेटल वाष्पोत्सर्जन संख्या समय पूर्णतः बंद हो जाता है, पूर्णतः चालू रहता है, आंसर चालू रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर था पूर्णतः बंद हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा था जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को कहा जाता है। जल की ड्यूटी, जल क्षेत्र अनुपात, सिंचाई अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर था उस समय सिंचाई अनुपात, यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था, ठीक है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 पर।
क्वेश्चन नंबर 31 पूछा था, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा एक तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? ठीक है, जेली बनाना, कैनिंग, जमाना या धूप में सुखाना। तो धूप में सुखाना आप लोग जानते हैं सबसे सरल विधि है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा, आम की कौन सी प्रजाति में गुच्छा रोग अवरोधी है? ठीक है, लंगड़ा है, मलिका है, दशहरी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है चारों में से कोई ऐसी प्रजाति नहीं है जो गुच्छा रोग के अवरोधी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 33 नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा था, पपेन निकाला जाता है। ठीक है, काफ़ी इजी, सब लोग जानते ही हैं पपेन किससे निकाला जाता है। तो पपीता से पपेन निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हरे और कच्चे पपीते को काट कर उसमें चीरा लगाकर निकाले गए दूध को सुखाने पर जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? पपेन कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। यह बहुत ही औद्योगिक कार्यों में, जैसे कि मांस को नरम करने में, ठीक है, बियर बनाने में और उनको मुलायम करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग दवा बनाने में भी किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या पूछा था। 34 नंबर क्वेश्चन जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा फल फलों का राजा कहलाता है? बहुत ईजी। तो इसका करेक्ट आंसर था आम। सब लोग जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि फलों का राजा क्या है? मैंगो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? धान का सफ़ेद गिडार एकदम गलत है। ठीक है, आलू में दीमक नहीं, गन्ना में गंदी बग ये धान का है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। चना में फली छेद बेधक ये लगता है चने में। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि चने का प्रमुख जो कीट होता है फली बेधक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 जो पूछा गया था, गेहूं में करनाल बंट होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया होता है, जिंक की कमी से होता है, विषाणु द्वारा होता है या फंगस द्वारा होता है? तो गेहूं में जो करनाल बंट रोग लगता है ये फंगस के कारण लगता है। सेकंड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 जो पूछा था, आलू के मोजेक रोग का कारण क्या है? विषाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा? तो ये आप जानते हैं आलू का मोजेक रोग जो लगता है वायरस द्वारा लगता है। ठीक है, ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आलू के मोजेक वायरस विषाणुओं द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियां की नसें जो होती हैं उभर जाती हैं। ठीक है, बाद में ये पीली पड़ जाती हैं। पत्तियों का रंग हल्के होने लगता है। ठीक है, पत्तियों का रंग धीरे धीरे हल्का हो जाता है। बाद में पत्तियों का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है, तथा पौधा जो होता है रोगग्रस्त होकर छोटे रूप में बदल जाता है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि मोजेक रोग जो लगता है इसका प्रसार कौन करता है, यानी फैलाने का काम कौन करता है? तो एफिड, जिसको माहो के नाम से जानते हैं, तो ये प्रसार का कार्य करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 का, राफाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण होने वाली बीमारी को चिन्हित कीजिए। आलू की अगेती झुलसा है कि आलू की पछेती झुलसा, बाजरे का अरगट है या अरहर का उट्ठा रोग है? तो आप लोग जानते हैं फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस किसका? आलू का एक बीमारी है। ठीक है, तो ये पछेती झुलसा के कारण होता है। ठीक है, अल्टेनेरिया सोलेनाई अगर पूछता तो अगेती के लिए हो जाएगा, तो पछेती का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस पूछा है तो पछेती के लिए हो जाएगा, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा था, गेरोई रोग होता है। ठीक है, सब लोग जानते हैं गेरोई किससे होता है? फफूंद के द्वारा होता है। ठीक है, गेरोई एक फंगस के कारण होता है, यानी कि फफूंद के कारण होता है, जिसको रस्ट रोग बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन ये भी था, कि पर्यावरणीय प्रदूषक होता है O3 से, CO से, CO2 से या N2 से? तो इसका करेक्ट आंसर था CO से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या CO2 हाइड्रोकार्बन से होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव डालता है CO2, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा था, अरहर में प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन कितनी डालनी चाहिए? 15 से 20 किलोग्राम, 45 से 60 किलोग्राम, 35 से 45 किलोग्राम या 60 से 75 किलोग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर था 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डालनी चाहिए अरहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, गन्ने में चीनी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 7 से 8%, 9 से 10, 13 से 14 या 11 से 12? तो आप लोग
इसका बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 9 से लेकर 10% तक इसमें गन्ने में चीनी की मात्रा पाई जाती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है धान के पुआल में नत्रजन पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है धान के पुआल जो होता है कितना प्रतिशत नत्रजन पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर अर्थात यानी कि 0.36% इसमें पुआल में नत्रजन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में हमारे 0.36 से लेके 40 तक पाया जाता है। अगर यही फास्फोरिक एसिड पूछता तो 0.26%, अगर पोटास पूछता तो 1.16% पाया जाता है। ठीक है, ये इन सब ऑप्शनों को भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 नंबर क्वेश्चन था कौन सा फल उष्णकटिबंधीय से संबंधित है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय से संबंधित आम होता है। ठीक है, इसके अलावा आम, केला, पपीता, अनानास, कटहल, चीकू, सपोटा, ये सब जितने भी फल हैं ये सब कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय फल होते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है सेब के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं। 6 से 7 मीटर, 10 से 11 मीटर, 11 से 12 मीटर या 12 से 13 मीटर। सेब के पौधे छोटे होते हैं, ठीक है, इसलिए इनकी दूरी कम रखी जाती है। तो 6 से लेकर 7 मीटर दूरी बहुत होती है, यानी पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा था बाग में दीमक से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है महुआ खली, अंडी खली, सरसों खली या नीम खली। तो आप लोग जानते हैं कोई बागवानी खेती कर रहे हैं तो उसमें दीमक लग गया है तो उसके बचाव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नीम की खली का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा था योजना आयोग का गठन कब हुआ था। 1950 में, मार्च 1949 में, मार्च 1952 में, मार्च 1955 में। तो इसका करेक्ट आंसर था मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा कौन सा कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत है, साहूकार, आढ़तिया, संबंधित या सरकार। तो कृषि वित्त की पूर्ति का स्रोत कौन है, सरकार है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। ठीक है, उस समय 2000 में जो है पूछा था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो उपाध्यक्ष उस समय थे श्री कृष्णचंद पंत। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। आपको बताना है प्रसार शिक्षा का उद्भव यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था यानी कि इंग्लैंड से प्रसार शिक्षा का उद्भव हुआ। यानी कि जो हम क्वेश्चन हल करा रहे हैं इसका उद्देश्य यही है कि पीजीटी के अंदर किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के बनते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मतलब कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पीजीटी में उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर देखते हैं किस प्रकार का पूछा था। क्वेश्चन नंबर 51 जो था ऋतुमयी भैंस में गर्भाधान का उत्तम स्थान चिन्हित कीजिए। ठीक है, ऋतुमयी अगर गाय मतलब हीट पीरियड में आई है, भैंस हीट पीरियड में है, तो गर्भाधान करने का उत्तम स्थान चिन्हित कहाँ पर वीर्य को पहुँचाया जाता है। तो इसका करेक्ट था सर्विक्स में। ठीक है, सर्विक्स यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। तो यानी कि वीर्य को पशुओं को गर्भित करने के लिए सर्विक्स के मध्य में पहुँचाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो पूछा था फीड एंड NFE से बना होता है। ठीक है, तो किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है मुर्गी पालन में प्रोटीन देने वाला सबसे उत्तम स्रोत क्या है, बोन मील, राइस पॉलिश, फिश मील या केकेक्स। तो केकेक्स जो होता है ये मुर्गी पालन में प्रोटीन देने का सबसे उत्तम स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है पशु शरीर में लोह की मात्रा होती है 4%, 0.4% या 0.04% या 0.004%। तो पशु शरीर में लोह की मात्रा कितनी होती है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.004%। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पर।
क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कृषि विज्ञान में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन, बोरलॉग, रणधावा या गौतम। तो यहाँ पूछ रहा हरित क्रांति के जनक, ये नहीं पूछ रहा भारत के हरित क्रांति जनक, ठीक है। तो यहाँ पे हम मानेंगे पूरे विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर E.N. बोरलॉग। अगर यहाँ पे पूछता भारत के हरित क्रांति के जनक तो हो जाता स्वामीनाथन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 पर। क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रहा है एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है? 5.5 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर या 3 लीटर। तो एक गाय को 1 लीटर दूध बनाने के लिए 5.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल क्षरण का प्रकार है? शुद्ध सरता क्षरण, परत क्षरण, अवनालिका क्षरण या इनमें से सभी। तो जल क्षरण के प्रकार जो हैं इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर। यहाँ पे दे सकते हैं जल क्षरण के प्रकार है, सॉयल इरोजन के प्रकार क्या हो सकते हैं? अपस्पंज क्षरण, ठीक है, पृष्ठ और परत क्षरण जिसको सीट इरोजन बोलते हैं, रील इरोजन है, गोली इरोजन है, ठीक है। ये सब जितने भी हैं ये सब क्या है? जल क्षरण के प्रकार। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं किस राज्य में सबसे अधिक क्षेत्रफल मृदाच्छादित है? ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर मृदाच्छादित सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3rd ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? क्षेत्रफल मृदाच्छादित है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ठीक है, एक्टिनोमाइसीटीज, कवक है, जीवाणु है या एल्गी है। तो मृदा के अंदर सबसे अधिक मात्रा में जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि 3rd ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है लाल मृदा बनती है ग्रेनाइट से, सिल्ट से, नीच से या इनमें से सभी से। तो लाल मृदा किससे बनती है? ग्रेनाइट से बनती है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 जो पूछा गया था मृदा परीक्षण के जनक कौन है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मृदा परीक्षण के जनक कौन है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना ही ट्रोग है, ना लार्सन है या ना जैक्सन है। तो इसका ऑप्शन था करेक्ट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर क्वेश्चन पूछा था पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं, नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछ रहा है धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण या कॉपर या नाइट्रोजन। तो जानते हैं धान में खैरा रोग जो लगता है Zn की कमी के कारण लगता है। ठीक है, सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा CEC सबसे अधिक होती है। CEC सबसे अधिक किसमें होती है? क्लोराइट में, कैलियोनाइट में या मेंटमोरिलोनाइट में या वर्मिकुलाइट में। तो CEC सबसे अधिक मात्रा में होती है वर्मिकुलाइट मृदा में। ठीक है, सेकंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था 26%। ठीक है, 26% पाया जाता है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा। यहाँ पे देख सकते हैं अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है और कुल नाइट्रोजन का 73% नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में रहती है और शेष 27% नाइट्रेट के रूप में रहती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण तत्व पौधे द्वारा अधिक शोषित किया जाता है? फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या कार्बन। तो कार्बन सबसे ज़्यादा अवशोषित किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 जो पूछा था गाय के दूध में सॉलिड नॉट फैट का वैधानिक स्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर था 8.5%, यानी कि अगर भैंस का ही पूछता तो 9.5% हो जाता। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं गाय के दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ कितना 8.5% तथा भैंस में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा
9.5% पाई जाती है। दोनों का आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जामों में ये पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68, गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.00 या 1.02 या 1.028, यही तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं -60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से लेके 1.030 तक। ठीक है, ये तो गाय का होगा। अब भैंस का अगर पूछ सकता है तो भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.032 होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा था, निम्नलिखित में से क्रॉस ब्रीडिंग गाय कौन सी है? ठीक है, करन स्विस जो होती है ये क्रॉस ब्रीडिंग गाय है। यहाँ पे देख सकते हैं करन स्विस और करन स्विस भारतीय साहिवाल और अमेरिकन से मंगाए गए थे। ब्राउन स्विस नस्ल के सांडों के हिमीकृत वीर्य से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में विकसित की गई थी। ठीक है, यह नस्ल अब हरियाणा के कई स्थानों पर विकसित की जाती है या पाली जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कहाँ पर पूछ सकता है? ठीक है, किस संस्थान द्वारा निकाली गई थी? करनाल हरियाणा द्वारा निकाली गई थी। ठीक है, किसके बीच में क्रॉस करके निकाला गया है? तो ये भी आप याद रखेंगे, करन स्विस और साहिवाल के बीच में क्रॉस करके, दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाली गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा था, जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडारण घर का कार्य करता है? ठीक है, तो भंडारण घर का जो कार्य करता है वो रूमन करता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रूमन भंडारण घर का कार्य करता है। यहाँ देख सकते हैं रूमन के खाद्य पदार्थों का रोके रखने तथा संग्रह करने की क्षमता होती है तथा इसकी क्षमता 50 गैलन तक होती है। ठीक है, लगभग 130 से लेकर 135 किलोग्राम खाद्य पदार्थ को अपने अंदर धारण कर सकती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, कितना? 130 से 135 किलोग्राम। ठीक है, 50 गैलन तक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भाग मात्रा में इसको इकट्ठा करने की क्षमता पाई जाती है इसमें, रूमन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा था, अरहर और मूंग एक उदाहरण है सिंजेटिक फसली, रिले क्रॉपिंग, अंतर फसली या वह फसली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंतर फसली का उदाहरण है अरहर और मूंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है, निम्नलिखित में से धान की एक प्रजातियों में कौन सी सुगंधित प्रजाति है? साकेत 4 है, पंत धान 4 है, बासमती है या सरजू 52 है। तो आप लोग जानते हैं बासमती धान महक या खुशबू के लिए सबसे फेमस होता है। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में आलू की मुख्य फसल की बुआई का समय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 से 25 अक्टूबर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा, निम्नलिखित में से किस गन्ने के टुकड़े को शोधित करने हेतु प्रयोग में किया जाता है? डायथेन M45, 2,4-D, थीरम या आरिटान। तो आप लोग जानते हैं डायथेन M45 से नहीं करेंगे, 2,4-D से भी नहीं, थीरम से भी नहीं करेंगे। आरिटान जो होता है, ये आरिटान और एगलाल जो होते हैं गन्ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 पूछा था कि निम्न फसलों में से इसके खरपतवार नियंत्रण अवधि तथा मिलाने उत्तर कोड को चुनिए। ठीक है, कौन से खरपतवार को कितने दिन पर प्रयोग करना है ये आपको बताना है। जैसे धान है, धान को सीधी बुआई अगर कर रहे हैं तो 15 से 20 दिन पर बुआई के बाद खरपतवार नाशी का छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं 2 नंबर की। तो धान रोपाई के द्वारा 125 से लेकर 30 दिन बुआई के बाद छिड़काव करना चाहिए। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं मूंगफली की, मूंगफली 20 से लेकर 25 दिन बाद खरपतवार नाशी नियंत्रण प्रयोग में लाते हैं। और बात कर लेते हैं उर्द की, उर्द का प्रयोग 15 से 25 दिन बुआई के बाद प्रयोग में लाते हैं। यानी कि थर्ड ऑप्शन एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, थर्ड वाला। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा, सूरजमुखी की फसल की बीज दर क्या है? 5 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 7 किलोग्राम या
11 से 12 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर था यानी कि 8 से 10 किलोग्राम सूरजमुखी की बीज दर लगती है प्रति हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पर। क्वेश्चन नंबर 77 का निम्नलिखित में से मटर की प्रजातियों में कौन सी पर्ण रहित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, यानी कि उसमें पत्ती नहीं पाई जाती है। अर्किल है, आज़ाद P1 है, अर्पणा है या यल 116 है। तो अर्पणा जो वैरायटी है यानी थर्ड वाला, ये पर्ण रहित वैरायटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहला महानिदेशक कौन थे। ठीक है, स्वामीनाथन, OP गौतम, BP पाल या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहला महानिदेशक कौन बने थे, डॉक्टर BP पाल बने थे, यानी थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा था, तराई की मृदा में कमी होती है। तो तराई वाले क्षेत्रों में जो मृदा होती हैं उसमें ZN की कमी होती है। ठीक है, हमेशा ZN की कमी पाई जाती है। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा था, मृदा कणों का व्यवस्थापन उल्लेख करता है। तो मृदा संरचना का उल्लेख करता है। सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा का प्राथमिक कण और प्राथमिक कण जो होते हैं बालू और सिल्ट कले होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए 81 पर। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा था, भारत में वार्षिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन कितना हुआ था। तो भारत में उस समय 2000 में 203.5 मिलियन टन इतना हुआ था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसको भी आप लोग पढ़ के जाइएगा PGT में। इस बार का डाटा देख लीजिएगा, करंट डाटा जो 2021-22 का है, कितना उत्पादन हुआ खाद्यान्नों का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 पूछा था, भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन कितना हुआ था। तो 15 मिलियन टन हुआ था। सेकेंड वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 पर। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा था, गेहूं का 90% अंकुरण कितने दिन बाद होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 7 से 8 दिन पे 90% अंकुरण हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, कौन सा रसायन बीज शोधन में प्रयोग किया जाता है। तो थीरम का प्रयोग बीज शोधन में किया जाता है, बाकी मेलाथियन का प्रयोग नहीं करते, 2,4-D का नहीं प्रयोग, आइसोप्रोटॉन का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, थीरम एक थीरम है, बोस्टीन है, कैप्टान है, मैनकोजेब है और डाइथेनियम 45, ये सब प्रयोग कर सकते हैं बीज शोधन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमि संरक्षित फसल नहीं है। ठीक है, तो उर्द भी है और मूंग भी है और लोबिया भी है, लेकिन मक्का भूमि संरक्षण फसल नहीं है। ठीक है, ये सब मृदा को बांध के रखती हैं, मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने नहीं देती हैं। ठीक है, इसको कहते हैं भूमि संरक्षित फसल। क्वेश्चन नंबर 86 कराए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो आप लोग जानते हैं यूरिया एक कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। इसका कभी कभी सूत्र पूछ लेता है। सूत्र क्या है, CONH2NH2। ठीक है, ये इसका यूरिया का सूत्र होता है, एक प्रकार का कार्बनिक उर्वरक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87, देखते हैं क्या पूछा था। 87 नंबर क्वेश्चन पूछा था, प्रति हेक्टेयर तंबाकू की बीज दर क्या है। 50 से 60 ग्राम, 100 से 150 ग्राम या 250 से 300 ग्राम या 500 से 550 ग्राम। तो तंबाकू के सीड जो होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में, बहुत महीन सीड होते हैं, तो इसकी बीज दर सबसे कम लगती है, यानी कि 50 से 60 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग में लिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 का, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र सघन खेती का है। ठीक है, तो सघन खेती का फसल चक्र बताना, बाजरा, गेहूं, मूंग 1 वर्ष का, मक्का, मटर, गन्ना, पेड़ी 3 वर्ष का, या कपास, मटर, गन्ना, पेड़ी या हरी खाद 3 वर्ष का, या सरसों, ज्वार, मक्का, गेहूं, लोबिया 2 वर्ष का। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि गेहूं, बाजरा, गेहूं और मूंग 1 वर्ष का, यानी फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, ओराइजस सेटाइवा एल किसका वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का, जई का, मक्का का या धान का। तो ओराइजस सेटाइवा जानते हैं धान का वैज्ञानिक नाम होता है, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 पूछा, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं। 20 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर या 3 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 3 मीटर पृथक्करण दूरी रखते हैं गेहूं को प्रमाणित बीज अगर उत्पादन करना है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विधि
मृदा अपरदन को सामान्यतः रोकती है? अंतःफसली, बहुफसली, कंटूर खेती या शुष्क खेती? तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मृदा अपरदन को जो रोकने का काम करती है वो कंटूर खेती करती है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92, देखते हैं क्या पूछा था। काफ़ी आसान, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा था। जीवाश्म का रंग सामान्यतः होता है काला, बादामी, लाल, नीला या इनमें से कोई नहीं? तो जानते हैं जीवाश्म का रंग कैसा होता है, काला और बादामी होता है। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 पूछ रहा, हवा के द्वारा मृदा अपरदन मृदा के किस रूप बदलाव लाकर मृदा को हानि पहुंचाती है? मृदा संरचना, मृदा परमेबिलिटी, मृदा रचना, मृदा प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा रचना पर। थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है मृदा संरचना कहते हैं, यानी कि आपको बताना मृदा संरचना किसे कहते हैं? मृदा कणों की व्यवस्था को, मृदा कणों का आकार को, मृदा कणों का रासायनिक व्यवस्था को या मृदा कणों के भौतिक अवस्था को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा कणों की व्यवस्था को। फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा था डाई अमोनियम फास्फेट खाद में नाइट्रोजन और फास्फोरस की सही मात्रा क्या होगी? आपको नाइट्रोजन की मात्रा बताना और फास्फोरस की, यानी कि पहले आपको नाइट्रोजन की मात्रा बताना है डाई अमोनियम फास्फेट में। तो 12 से 36, 18 से 46, 18 से 56, 16 से 46। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नाइट्रोजन की मात्रा 18, फास्फोरस की मात्रा 46, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट खाद में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है आंवला में निक्रोसिस होता है। निक्रोसिस एक डिजीज है, रोग है। तो आपको बताना है कि किसकी कमी के कारण होता है? बोरान तत्व की कमी के कारण, लौह तत्व की कमी के कारण, पीएनपी की कमी के कारण या तांबा की कमी के कारण? तो आंवला में निक्रोसिस जो रोग लगता है बोरान तत्व की कमी के कारण लगता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा था आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन है, भारत, वर्मा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अमेरिका है या दक्षिण यूएसए? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछ लिया था उस समय कि आम का उत्पत्ति स्थान भारत या इंडो वर्मा माना जाता है। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा था निम्नलिखित में कौन सा फलों का राष्ट्रीय फल है? ठीक है, सेब है, नींबू है, आम है, केला है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो होता है आम होता है, ये थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है एक तरफ उत्पाद दिया हुआ है, एक तरफ फल का है, इसका मिलाप करना है, ठीक है। उत्पाद दिया हुआ फल, यानी कि कौन से फल से कौन सा उत्पाद बनाया जाता है, ठीक है। तो मार्मलेड अमरूद से बनाया जाता है, पपेन खट्टे रसदार से बनाया जाता है, चिप्स पपीता से बनता है, जेली या केला से बनता है। तो इसको आपको मिलान करना है। चलिए मिलाप कर लेते हैं। पहला यानी मार्मलेड किससे बनाया जाता है? मार्मलेड खट्टे फलों से बनाया जाता है। सेकंड पे जाएगा पपेन किससे बनाया जाता है? पपीता से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद चिप्स किससे बनाया जाता है? चिप्स केला से बनाया जाता है। जेली किससे बनती है? अमरूद से बनती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप मिलाप कर लेंगे। यहाँ पे फोर्थ वाला जो है ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर इसको। यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्मलेड खट्टे रसदार फलों से, पपेन पपीता से, चिप्स जो केला से, जेली अमरूद से बनाई जाती है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 क्या पूछा था? 100 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आंवला के पौधों के उत्पादन हेतु कौन सी विधि व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है, ठीक है। बीज द्वारा या रिंग बडिंग, पैच बडिंग या टी बडिंग? तो आप लोग जानते हैं टी बडिंग आंवला के व्यावसायिक प्रवर्धन के लिए सबसे अच्छी मानी गई है, ठीक है। इसको टी बडिंग कहा जाता है, सील्ड बडिंग कह सकते हैं, दोनों में से एक देगा। तो सील्ड बडिंग या टी बडिंग दोनों में से एक अपनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो विधि मानी जाती है टी बडिंग ही आंवला के व्यावसायिक उत्पादन के लिए माना जाता है। आज का जो क्वेश्चन था ये पीजीटी 2000 में पूछे गए सभी क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी इजी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे हम ये जानेंगे कि मतलब किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी में। अब तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी हार्ड बन रहे हैं। तो पहले हम जितने भी क्वेश्चन पीछे के हैं सभी को हम सॉल्व करने के बाद हम पीजीटी की एक टीजीटी की अलग से क्लास चलाएंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग सब क्लास चलेंगी।
अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।